हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस चैप्टर में आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर। अभी तक बच्चा पार्टी हम लोगों ने इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उनके वर्ड फॉर्म में लिखना, उसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना हम लोगों ने सीख लिया है। केमिकल चेंज क्या होता है हम लोगों ने ये भी सीख लिया है। और केमिकल चेंज ही एक्चुअली रियल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो ये है कि केमिकल चेंज को कैसे वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है, केमिकल चेंज को कैसे इक्वेशन के, और फिर बच्चा पार्टी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी सीख लिया है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम उसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम लोग स्केलेटल केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो आज हम अपने इस चैप्टर में, इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, और ये जो हमारे पास वर्ड फॉर्म में गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास वर्ड फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, इसे पहले हमें चेंज करना सीखना है केमिकल इक्वेशन में, और फिर उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन में चेंज करने के बाद उसे हम लोग बैलेंस करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो आइए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो इसमें बच्चा पार्टी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ इक्वेशन है, जो ये वर्ड फॉर्म में है, इस वर्ड फॉर्म केमिकल इक्वेशन को हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो देखो, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास होता है H2, और क्लोरीन जो हमारे पास होता है, क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं Cl2, और ये हमारे पास बनकर तैयार हो गया है हाइड्रोजन क्लोराइड। आप देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में राइट हैंड साइड हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्लोरीन एटम जो इधर एक है और इधर दो है। तो बच्चा पार्टी इस क्लोरीन एटम को बैलेंस करने के लिए जहां भी कम आपको दिख रहा है आप वहां पे लगाएंगे। इधर मेरे पास Cl जो है वो 2 एटम दिख रहा है, इधर हमारे पास 1 एटम ही दिखाई दे रहा है, तो हम इधर 2 लगा देंगे इसके आगे। हम जैसे ही Cl एटम को बैलेंस करते हैं, इधर 2 लगा करके H भी 2 हो गया, और यहाँ पर H पहले से 2 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था, इजी सा था, आपने ऐसे ही कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड। अब बहुत से बच्चों को ना बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता नहीं होता है, तो आपको हमने इससे पिछले लेक्चर में यह सिखाया था कि जो बेरियम है ये होता है कैटायन, इसकी जो वैलेंसी होती है +2 होती है। पीछे लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने उसमें लिखवाया है, उसमें हमारे पास एक पूरा चार्ट है, वैलेंसी चार्ट, तो उसमें बेरियम पे होता है +2। क्लोराइड का भी आयन है, चार्ज होता है इस पे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो भी चार्ट में लिख दिया है उसमें भी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि जो क्लोराइड होता है उस पर चार्ज कितना होता है और क्या उसका सिंबल होता है। तो क्लोराइड पे बच्चा पार्टी Cl-1 होता है, यानी कि Cl-1 चार्ज कैरी करता है। अब हम लोग करेंगे क्रिस क्रॉस, इसकी इंटू इधर करेंगे, इसकी इंटू इधर। तो बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा BaCl2। फिर है कौन, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का भी फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता है, तो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको एक्चुअली करना क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर में वैलेंसी चार्ट दिखाया था आपको, उस वैलेंसी चार्ट में से आपको सभी आयंस के, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एनायन। तो आपको कैटायन और एनायन के आपको चार्ज पता होना चाहिए। जब तक आपको चार्ज पता नहीं होगा तब तक आप केमिकल फॉर्मूले को नहीं लिख सकते। तो ये हमने क्या लिखा, बेरियम क्लोराइड। अब आपको एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता करना है। तो बच्चा पार्टी एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता कैसे होता है, इसमें देखो पहले कौन है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो होता है वो होता है कैटायन, एल्युमिनियम पे होता है +3। क्लोराइड सॉरी सल्फेट, तो सल्फेट हमारे पास होता है SO4, इस पे होता है 2 वैलेंसी। आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है, यानी कि जो सल्फेट का जो सल्फेट आयन का जो -2 है चार्ज, वो जाएगा एल्युमिनियम पे, और जो एल्युमिनियम का +3 वो जाएगा सल्फेट पे। इस तरह से केमिकल फॉर्मूले को बनाते समय तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये जो सल्फेट का नेगेटिव चार्ज आयन है वो एल्युमिनियम के पास जाएगा, तो एल्युमिनियम 2 हो जाएगा Al2, और फिर ये जो
एल्युमिनियम आयन का जो चार्ज है वो जाएगा सल्फेट पे, तो SO4 होल थराइस। अच्छा पार्टी यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, ये जो सल्फेट है, सल्फेट में जो सल्फर के साथ ऑक्सीजन एटम है उसके पास S4 एटम है। तो जब भी आपको 2 या 2 से ज्यादा एटम का कंबाइंड आयंस मिले और उसमें आपको वैलेंसी लगानी पड़े, तो आप हमेशा इस पैरेंथेसिस के ब्रैकेट के बाहर आप लोग उस वैलेंसी को शो करके दिखाएंगे, यानी कि 3 हमने इधर ऐसे करके लगा दिया है। तो Al2SO4 होल थराइस ये क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। तो देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 था। फिर बच्चा पार्ट हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थराइस। तो ये फॉर्मूला हमने कैसे लिखा ये आपको बहुत जरूरी है कि आना चाहिए। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना नहीं आता है तो आप केमिकल रिएक्शन जो वर्ड फॉर्म में है आप उसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। और जब आपको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना आपको नहीं आएगा तो आप बैलेंसिंग ऑब्वियसली कर ही नहीं पाओगे। तो आपको अगर केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। और केमिकल इक्वेशन लिखना आपको तब आएगा जब आपको फॉर्मूला लिखना आएगा, और फॉर्मूला लिखना आपको तब आएगा जब आपको कैटायन एनायन याद होंगे, उनके ऊपर चार्ज क्या है वो आपको याद होंगे, तभी आप लिख पाएंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको जो पिछले लेक्चर में वैलेंसी चार्ट है वो आपको एक बार देख लेना चाहिए और आपको याद कर लेना चाहिए। तो जाइए और जाकर के देखिए पिछले लेक्चर को। आइए अब हम बढ़ते हैं इस रिएक्शन में आगे। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये हमें क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट। तो बच्चा पार्टी बेरियम सल्फेट, अब आपको यहाँ बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला पता करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, वैलेंसी चार्ट अगर आपको याद है तो आप लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। देखिए मैं बेरियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। बेरियम Ba होता है, ये वैलेंसी 2 रखता है। सल्फेट का मैंने अभी आपको बताया -2 होता है, क्रिस क्रॉस करना पड़ता है। जो सल्फेट का जो ये चार्ज है वो बेरियम के पास जाएगा और जो बेरियम का +2 चार्ज है वो सल्फेट के पास जाएगा। तो क्रिस क्रॉस अगर हम करें, क्रिस क्रॉस करने पर हम पाते हैं कि Ba नीचे ट्वाइस और इधर SO4 का भी ट्वाइस। जब भी आप ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जो 2 आता है ये आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। तो बेरियम सल्फेट ये बना आपका फॉर्मूला। तो ब्रैकेट ना लगाएं, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। बेरियम सल्फेट, ये रहा बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहां देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको तब पता होगा जब आपको एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज पता होगा। तो एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है बच्चा पार्टी, एल्युमिनियम पे जो चार्ज होता है वो होता है +3 और क्लोराइड पे चार्ज होता है -1। तो क्रिस क्रॉस करेंगे हम फिर से, 1 की इंटू Al से होगी तो Al और Cl की इंटू 3 से होगी, तो ये क्या बनेगा 3। तो एल्युमिनियम क्लोराइड आपको क्या होता है AlCl3। आप यहाँ क्या लिखेंगे AlCl3, आप इसमें लिखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। देख लीजिए AlCl3, ये है बच्चा पार्टी हमारे पास क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हमने इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया है। अब इस केमिकल इक्वेशन को देखना है कि क्या ये बैलेंस है। तो अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो एक्चुअली ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास इधर है राइट हैंड साइड। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। देखिए बच्चा पार्टी जो बेरियम एटम है वो हमारे पास इधर एक है लेफ्ट हैंड साइड में, और बेरियम एटम जो है वो एक है राइट हैंड साइड में। तो बेरियम एटम जो हो वो है एक्चुअली क्या है, बैलेंस है। अब देखते हैं एल्युमिनियम। सबसे पहले आपको मेटल बैलेंस करना है और उसके बाद आपको नॉन मेटल बैलेंस करना है, और सबसे लास्ट में आपको ऑक्सीजन एंड
हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अगर मेटल को बैलेंस करते समय नॉन मेटल बिगड़ जाए, उसकी जो कोफिशिएंट है, तो आप उसको ठीक कर लेंगे वापस से। और नॉन मेटल को बैलेंस करने में अगर मेटल की बैलेंस ही बिगड़ जाए चेक बैलेंसिंग के टाइम पे, तो आप उसको फिर से वापस ठीक कर लेंगे। एक्चुअली इसमें करना क्या होता है, हमारे पास बेरियम इधर कितना है, एक, इधर है एक, बेरियम बैलेंस है। एल्यूमिनियम पहले आपको मेटल करना है बैलेंस, तो ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम है, इधर 2 एटम है, उस तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड में एक ही एल्यूमिनियम का एटम है। तो देखिए ये मेटल है एल्यूमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है, राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम का केवल एक एटम है। तो उस एक एटम को 2 एटम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ एटम, यानी कि जो कि यहाँ पर 2 है, वो हमें यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा 2। इधर स्पेस थोड़ा कम है, इसे मैं इधर लिख देता हूं। इधर आपको इधर 2 इंसर्ट करना पड़ेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड 2 लगा दिया, मेटल हमारा हो गया बैलेंस। अब हमें देखना है नॉन मेटल। क्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल, इस तरफ कितना है 2 क्लोरीन, इधर कितना हो गया 2 3 जा 6 क्लोरीन, इधर आपको 3 लगाना पड़ेगा, 2 3 जा 6 क्लोरीन हो गया। अब आप देखो हमने क्लोरीन को जैसे ही बैलेंस किया लेफ्ट हैंड साइड में, क्लोरीन को बैलेंस करते ही क्या हुआ बच्चा पार्टी, क्लोरीन को बैलेंस करते ही बेरियम का मामला गड़बड़ा गया। तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेरियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा। बेरियम क्या हो गया, बैलेंस। मेटल को बैलेंस, सॉरी नॉन मेटल को बैलेंस करने के चक्कर में हमने मेटल को बिगाड़ दिया था। मेटल की जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों तरफ इक्वल नहीं थे, बट हमने क्या किया, वापस दोबारा से बेरियम को बैलेंस किया। हमने यहां पर जैसे ही 3 लगाया, इधर बेरियम 3 हो गया, तो यहां पर आपको 2 के बजाय 3 लगाना है बच्चा पार्टी, आपको इधर 3 लगाने हैं ना कि 2। एरो इधर 3 लगा दिया। अब देखिए बेरियम क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। तो बेरियम 3 है, इधर बेरियम 3 है, इधर जो हमारे पास सल्फर है वो कितने 3 है, यहाँ भी सल्फर 3 है, 3 इंटू हो गया 3। ऑक्सीजन कितने, इधर देखिए 3 4 जा 12, यहाँ कितना है 3 4 जा 12, हमारे पास ऑक्सीजन एटम भी है। तो ऑलमोस्ट क्या ये रिएक्शन पूरी हमारी तरह कंप्लीट हो चुका है, पूरा बैलेंस हो गया है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने नए टॉपिक पर। बैलेंसिंग के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप अपने एनसीईआरटी के बुक से खुद ही ट्राई कीजिएगा, इजीली बैलेंस हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर फिर भी कोई भी समस्याएं आती है सॉल्व करने में, बैलेंसिंग करने में, तो आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, हम उसको ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चा पार्टी ये हमारे पास केमिकल बैलेंसिंग के बाद अगला टॉपिक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स, कुछ केमिकल्स के हम लोग रिएक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। देखो बच्चा पार्टी ये क्या है, ये बर्निंग ऑफ कोल। आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, कोल जो है वो बर्न कर रहा है, कोयला होता है वो जल रहा है, तो बर्निंग ऑफ हमारे पास कोल है। इसमें क्या होता है, कार्बन एटम होता है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन एटम होता है। ऑक्सीजन एटम जो हमारे पास है ये इधर कंबाइन होकर के CO2 गैस फॉर्म करता है। देख लीजिए इस तरह से क्या होता है, CO2 गैस फॉर्म होता है। तो जब कोल का बर्निंग होता है तो CO2 गैस हमारे पास इसमें क्या होता है, वो बनता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, और साथ में हमें क्या मिलती है, एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, आप बताओ वाटर कैसे बनता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन हो करके वाटर फॉर्म करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और ये हमें क्या मिला इधर, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और हमें जो मिला वो मिला वाटर। तो बच्चा पार्टी ये जो वाटर है वो बनता किससे,
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के कंबाइन होने के बाद हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ये भी क्या है कि केमिकल रिएक्शन के ही एग्जांपल्स हैं। ये रहा H एटम, O एटम के साथ में कंबाइन होता है और क्या बनता है, वाटर। नेक्स्ट, यानी कि वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। तो ऐसे हमारे पास क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, यह वाटर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल जो रिएक्शन होता है वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वास्तव में एक्चुअली होता क्या है, एक हमारे पास ए होता है सबस्टांस, एक हमारे पास ए सबस्टांस होता है, ए सबस्टांस कंबाइन होता है बी सबस्टांस के साथ, और बी सबस्टांस ए सबस्टांस के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनता है, ए बी। तो आप इजीली देख सकते हैं हमारे पास कि जो एक अलग सबस्टांस है वो अलग दूसरे सबस्टांस के साथ कंबाइन होकर के एक सबस्टांस बना रहा है, यानी कि दो अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद क्या हो रहा है, एक सबस्टांस फॉर्म कर रहा है। इस तरह की केमिकल रिएक्शन जिसमें टू या टू से मोर एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो करके एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, इसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कौन सा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें टू और मोर कंपाउंड कंबाइन होकर के एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। अभी आपने वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखा था, जो H2 मॉलिक्यूल एंड O2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने के बाद में क्या हो रहा था, वाटर फॉर्म कर रहा था। वो हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास एक बीकर में है कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप तो जानते ही हो, कैल्शियम ऑक्साइड, और इधर हमारे पास क्या है, वाटर। ठीक है, ये वाटर क्या हुआ एक्चुअली बच्चा पार्टी, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन क्या हो रहा है, कैरी कराया जा रहा है। ये हमने इसमें वाटर डिप कर दिया, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में। हमने जैसे ही वाटर ब्रिंग किया, मतलब कि उसमें हमने मिक्स किया, वाटर को मिक्स करते ही कैल्शियम ऑक्साइड में क्या बनता है, आओ देखें टेम्परेचर, ये थर्मामीटर आ गया। तो थर्मामीटर में हमने क्या चेक किया, 25 डिग्री सेल्सियस था कमरे का तापमान, यानी कि रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन किया गया तो इस रिएक्शन के अंदर से क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ, हीट। यानी कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ में रिएक्शन हीट जनरेट करता है प्रोडक्ट के साथ साथ। देखो 25 डिग्री सेल्सियस था पहले, अब कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्या है बच्चा पार्टी, क्विकलाइम। क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के पश्चात बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम इसे कहते हैं स्लैग्ड लाइम। आपकी एनसीईआरटी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिएक्शन है उनमें से ये भी एक है। तो आपको क्विकलाइम का फॉर्मूला याद रखना है, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसे हम लोग भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, स्लैग्ड लाइम को, या चूने का पानी भी कहते हैं। ये रहा। अब हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानना है। देखिए क्या है इसमें, क्या कहना चाह रहा है कवि कहना चाह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। यानी अभी जो हमने केमिकल रिएक्शन देखा था, जो क्विक लाइम की रिएक्शन लाइम वाटर बना के हमें दे रहा था, देखो ये हमारे पास था क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन हुआ वाटर के साथ और हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चा पार्टी, ये यूज होता है घर में सफेदी करने काम में आता है, पुताई करने के काम में आता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है ये चीज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। जब आप चूने के पानी से दीवार पुताई कर देते हैं तो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्चुअली क्या होता है,
जो हमारे पास स्लैग लाइम होता है जिससे आपने करी है बताई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उससे रिएक्शन करने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो व्हाइट होता है कलर में। जब आपकी दीवारें सूख जाती है तो चमकने लगती है, दीवारें बोल उठेगी। सबने आप लोगों ने तो देखा ही है। और दीवारें बोल नहीं उठती है, दीवारें चमकने लगती है। एक्चुअल में वास्तव में होता ऐसे ही है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है आफ्टर 2-3 डेज ऑफ व्हाइट वॉशिंग। जब आप घर में पुताई कर देते हैं तो उसके 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, आपकी जो दीवारें हैं वो बोल उठती है। क्यों बोल उठती है? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बना चुकी होती है। कौन बना चुकी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिससे क्या होता है, आपकी जो दीवार है उसमें सफेदी आ जाती है और वो चमकती है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। आप देख लो, जो आपका बना था कैल्शियम कार्बोनेट, इन्वायरमेंट से CO2 गैस से रिएक्शन करने के बाद में उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा। और ये यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है कि जो मार्बल होता है, जो घरों में आप लगाते हो, पत्थर, चौक, ये सब क्या होते हैं? ये सब कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चमकीले होते हैं और व्हाइट होते हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से लेता है, इन्वायरमेंट से लेता है, और फिर वो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये सभी नोट्स बच्चा पार्टी आप अपने नोट्स में लिखें, पेपर टाइम पे आपको बहुत ज्यादा काम आएगा रिवीजन में, और कुछ भी नहीं छूटेगा। A to Z कंसेप्ट आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे, बस आप ट्रस्ट करना सीख जाओ। देखो ये हमारे पास क्या बना? H2O। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी साथ में बनता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आपने देखा कि ये जो हमने पीछे क्विक लाइम का जो वाटर के साथ में रिएक्शन हुआ और क्या बना? स्लैक लाइम बना। तो उस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर देखने को मिला। जो टेम्परेचर राइज हुआ वो राइज क्यों हुआ? क्योंकि उस रिएक्शन के दौरान सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा था। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो along with the प्रोडक्ट, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आओ देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अभी आपने देखा था कोल हमारा बर्न हो रहा था, कोयला जल रहा था, तो उसमें लाइट एनर्जी हमें मिल रही थी, साथ में हीट मिल रहा था। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उसमें हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए, ये मीथेन गैस सबके घरों में होता है, जलता है, चूल्हे में रोटी पकाते हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और हमें मिलता है प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में मिलता है हमें वाटर। देख लीजिए ये क्या है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, इसमें गैस निकलता है, साथ में वाटर, और साथ में हमें हीट भी प्रोड्यूस होता है। सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या है? हीट। देख लीजिए, ये हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन इन विच, आइए लिखिए डेफिनेशन फटाफट से। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। बच्चा पार्टी नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेशन रिएक्शन। ये लिया मैंने ऑक्सीजन, कहाँ गया? अंदर। ब्लड में कौन है? ग्लूकोज। कहाँ से आया ग्लूकोज? जो खाना खाया था, कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट हुआ, उससे कार्बोहाइड्रेट कहाँ गया? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज से कहाँ गया? ब्लड में गया। ब्लड में कौन आया? हाँ, हेमोग्लोबिन नाम का जो वाहक होता है, विमान, उस पर बैठ के आया कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? ब्लड के अंदर रिएक्शन करता है, किससे? ग्लूकोज। ये रहा ग्लूकोज, शुगर कह लो आप इसको, ग्लूकोज कह लो, शुगर है फिलहाल। ये तो हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या करता है? हमारे पास ऑक्सीजन आया, जब हमने क्या किया? ऐसे करके सांस खींचा, लंबी तेजी से अंदर गया, रिएक्शन हुआ, क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। जो छोड़ रहा हूं कौन सी गैस छोड़ रहा हूं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो खींच रहा हूं कौन सी गैस खींच रहा हूं? ऑक्सीजन गैस खींच रहा हूं। वो ऑक्सीजन गैस कहाँ गया? वो ऑक्सीजन गैस गया हमारे ब्लड स्ट्रीम में। वहां पर कौन मिला? ग्लूकोज मिला। रिएक्शन करा किससे? ऑक्सीजन से। क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने बाहर छोड़ दिया, वाटर भी बना साथ में, वाटर वहीं ब्लड में डिसॉल्व हो गया, और हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिला वो मिला एनर्जी। यस, इसीलिए तो हम खाना खाते कि हमें क्या मिले? एनर्जी मिले। और ये हमें क्या मिला बच्चा पार्टी? एनर्जी।
अब इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है अलोंग विथ प्रोडक्ट। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आप इसको एग्जांपल के साथ नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आइए अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। यस, हमने कई बार देखा है कि जो सब्जियों के जो घर में छिलके वगैरह होते हैं, आप उसको बाहर फेंक देते हैं डस्टबिन में, और फिर क्या होता है, वो सड़ जाता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ही चल रहा होता है जब आप अपने घर में कटे हुए सब्जी के छिलके वगैरह जो डिब्बे है ना, वेस्ट है, आप उसे कहीं बाहर खेतों वगैरह में फेंक देते हो, कूड़े में डाल देते हो, तो वहां पर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे घरों का, ठीक है ना। देखो एंडोथर्मिक, बताओ भाई, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो है वो उसमें तो हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। या आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब अंदर वो सोख लेती है, ठीक है ना, अवशोषण होता है उसका। तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइपोड, सभी लोग जानते हैं, वायर गॉज। ये हमारे पास चाइना डिश है, उसमें है सल्फर। सल्फर को बोलते हैं हिंदी में गंधक। सल्फर हम लोग लेके चल रहे हैं, एक हमारे पास मेटल, सॉरी नॉन मेटल है, एलिमेंट है, ये बंसन बर्नर, और हमने बर्नर कर दिया ऑन। जैसे ही, अच्छा हमने क्या क्या बचा पार्टी, जो हमारे पास सल्फर था उसमें हम लोगों ने कुछ आयरन के फिलिंग्स मिला दिए, ठीक है ना। तो आयरन फिलिंग मिलने से क्या हुआ, आयरन सल्फाइड बना गैस को गैस से गर्म करने पर, ठीक है। आयरन के साथ सल्फाइड कंबाइन हो गया और उसने क्या बनाया, आयरन सल्फाइड, जब हमने उसके मिक्सचर को हीट किया। आइए यहां क्या हो रहा, आयरन प्लस सल्फर कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ में उसने हीट भी लिया, और हमें क्या मिला, हाइड्रोजन सल्फाइड। देख लीजिए ये क्या है, यहां हमारे पास 3 अलग अलग रिएक्टेंट है। पहला है आयरन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है हीट। हीट के साथ कंबाइन हुआ आयरन और सल्फर हीट के प्रेजेंस में, तब हमें क्या मिला, आयरन सल्फाइड। एक सिंगल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। 3 अलग अलग रिएक्टेंट हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंपल सी बात है। ये इसका एग्जांपल है। इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा है कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो, हम उसे कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आओ पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, और आप अपने नोट्स में इसको मेंशन करना। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आओ नेक्स्ट, जो हमारे पास बचा पार्टी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो है डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल होता है जो डिकम्पोज होता है, किसमें, 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स में, या फिर 2 और मोर कंपाउंड्स में। आइए हमारे पास ए बी कोई कंपाउंड है, डिकम्पोज हुआ, ए और बी अलग अलग हमारे पास 2 एलिमेंट्स मिले, ठीक। देख लीजिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ डिकम्पोज्ड A chemical reaction in which a compound is split into 2 or more simple substance is called as decomposition chemical reaction। यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, वो स्प्लिट होता है यानी कि डिकम्पोज होता है, टूटता है 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सबस्टांस में, और इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है इसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। नाउ देखते हैं नेक्स्ट, कैन टेक प्लेस अंडर 3 कंडीशन। अब भाई देखो, कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है वो तो सिंपली हो गया बस, है ना, 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास कंपाउंड थे, आपस में कंबाइन हुए और बन गया एक कंपाउंड, जो हम क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। यहां क्या होगा, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन होने के लिए 3 कंडीशन है। लाइट उसको हम लोग बोलेंगे फोटो डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। हीट उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। और तीसरा जो लास्ट है वो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उस कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे। तो आप किसी भी एक कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हो 3 तरीके से। पहला जो हमारे पास मेथड है
वो है हीट से। देखो यस, आग जल रही है, दिल संभल जा जरा, आग जल रही है, जल जाएगा, मत कर भाई ऐसा। दूसरा यस, लाइट। हाँ सूरज मामू, सूरज चाचा आ गए। अगला ओहो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया। यानी बच्चा पार्टी जो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है वो आप 3 तरह से डिकम्पोज करा करके कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। पहला हीट से, दुख तो तेज आग जल रहा है, अगर आप हीट दोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। आप लाइट एनर्जी दोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो भी डिकम्पोज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आओ देखते हैं हम लोग अगले केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, देखो ये हमारे पास है बीकर। अब एक्चुअली इसमें क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट बीकर इधर ये है, इसमें क्या है आओ देखते हैं। हीटिंग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीटिंग से। अगर हम हीट करें किसी कंपाउंड को तो उससे हमें कौन कौन से कंपाउंड अलग अलग और मिलेंगे। ये रहा हमारे पास बंसन बर्नर। ये जो हमने बीकर में लिया है वो हमने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें है, उसमें हमारे पास क्या बचा पार्टी, ये जो हमारे पास सेकंड बीकर है इसमें लाइम वाटर, वही लाइम वाटर जो भी आप फॉर्म कर चुके हो पीछे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है वो है, ये देखिए ओहो, ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, CO2 गैस बाहर निकल रहा है, और यहां से ये जो हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब से होता हुआ CO2 गैस कहां जा रहा है, हाँ इस दूसरे बीकर में जिसमें क्या है लाइम वाटर। ये लाइम वाटर के साथ में करेगा रिएक्शन, कौन, CO2 गैस। देखते हैं क्या होता है। ये जो लाइम वाटर है ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, और जैसे CO2 गैस इसमें पास होता है लाइम वाटर से, लाइम वाटर का कलर बिल्कुल दूधिया हो जाता है, और लाइम वाटर मिल्की, हम कहते हैं कि टर्न हो गया है। और अगर लाइम वाटर CO2 गैस पास करने से मिल्की हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ये था लाइम वाटर का फॉर्मूला, इधर हमारे पास CO2 गैस रिएक्शन करके क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। ठीक है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बच्चा पार्टी ये व्हाइट कलर का होता है, हम पीछे बता चुके हैं। ये चला हमारा एक्टिविटी, बेहतरीन एक्टिविटी, इस तरह की एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता आपको यूट्यूब पर जो आपको मैं दे रहा हूं फिलहाल। ये हमारे पास एक्टिविटी चल रहा है, इस बीकर में कैल्शियम कार्बोनेट है, गर्म किया जा रहा है, गर्म करने से क्या हो रहा है, CO2 गैस बन रहा है। CO2 गैस कहां जा रहा है, लाइम वाटर में जा रहा है। लाइम वाटर कैसा हो गया, टर्न मिल्की। क्यों टर्न मिल्की हो गया, क्योंकि लाइम वाटर के साथ में CO2 गैस कंबाइन होकर के बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। आओ बहुत इजी है, आप इसको इजीली भी याद कर सकते हो। ये रहा मिल्की हो गया, टर्न मिल्की। अब कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर बचा होगा इसके अंदर, और CO2 गैस जाते क्या बन गया, टर्न मिल्की हो गया। ये देखो ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन भी आप इसे कह लेते हो। हीट किया तुमने, हीट करने से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में CO2 गैस भी निकला था। अब ये कह रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है, इसको सीमेंट बनाने में काम में लाते हैं। किसमें बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है सीमेंट में कौन से कंपोनेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए करके। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम आप होता है, सीमेंट बनाने काम में आता है। आओ ये क्या बना साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहां जा रहा था, इसमें जा रहा था, क्विक लाइम में, सॉरी लाइम वाटर में क्या हो रहा था, मिल्की हो रहा था। आओ देखते हैं अगला, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। खत्म हो गया वो, बाय बाय टाटा। अगला है हीटिंग इफेक्ट देखना है, फेरस सल्फेट कभी देखा है, आओ दिखाते हैं फेरस सल्फेट। ये टेस्ट ट्यूब है, ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, बिल्कुल ग्रीन, देखो उसमें दिख रहा होगा आपको। ये टोंग है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, उससे पकड़ा हुआ है होल्ड करके। बंसन बर्नर है, फेरस सल्फेट ले लिया, क्रिस्टल फॉर्म में आता है, ये मेरे पास है रखा हुआ। ये देखो बंसन बर्नर है, हीट कर दिया, हीट करते ही क्या होगा, स्मेल आएगी आपको इसमें से, फेरस सल्फेट में से वेपर बन के बाहर निकल रहा है। तो कुछ यहाँ कुछ इधर निकल रहा है, इधर देखो इधर कुछ निकल रहा है, देखना इसमें आपको निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा।
निकलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा इसमें। तो फेरस सल्फेट के अंदर क्या होता है, 7H2O मोलिक्यूल होता है। ये रहा फेरस सल्फेट, हीट किया हमने उसे, कलरलेस हो गया, पहले ग्रीन था। कलरलेस क्यों हुआ, उसमें से जो वाटर मोलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो गया हीटिंग करने से, इसीलिए वो हो गया कलरलेस। क्या प्रोडक्ट बना, फेरस सल्फेट, कलरलेस बना। ये हमारे पास ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, 7H2O ग्रीन कलर का होता है। हीट किया आपने उसे, वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के लॉस हो गया, क्या मिला हमें, फेरस सल्फेट। कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है फेरस सल्फेट, देख लीजिए। और साथ में क्या बना, 7 वाटर मॉलिक्यूल आपको मिलेगा जो कि गैसेस फॉर्म में होगा। इस तरह से यहाँ पर भी क्या करना पड़ा, हमें हीट करना पड़ा, तब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हीटिंग देने पर हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट को करते समय कुछ सावधानियां बरतनी है, आपको घर पे परफॉर्म नहीं करना है, स्कूल में परफॉर्म टीचर के अंडर गाइडेंस में करना है। तो डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर ऑन और योरसेल्फ। आपने जब आप इसको हीटिंग करते हो ना, तो हीटिंग करने के दौरान आपको इस टेस्ट ट्यूब के माउथ को अपने फ्रेंड या खुद की तरफ ना रखें, या उसको ऐसे दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहां से वाटर निकलेगा बन के वेपर, और आप उसका अगर उसका रास्ता रोक दोगे तो वो फट सकता है। ये लो फेरस सल्फेट आ गया, हीट किया आपने, क्या बना, Fe2O फेरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देख लीजिए, यानी एक बार आपने पहले हीट किया, आपने पहले फेरस सल्फेट 7H2O मॉलिक्यूल को हीट किया तो आपको मिला फेरस सल्फेट प्लस 7H2O मॉलिक्यूल। फिर आपने फेरस सल्फेट अभी भी भैया उसी टेस्ट ट्यूब में रहेगा, हीटिंग फिर चल रही है। जब हीटिंग फिर से चल रही है तो Fe2O3 बन जाता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो एक हमारे पास रिएक्टेंट है फेरस सल्फेट, हीट करने से कितने सारे प्रोडक्ट में चेंज हो गया, 3 तरह के प्रोडक्ट बन गया इसमें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इतने सारे हमारे पास रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट भी मिल गया। तो इस तरह की केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हमें एक सिंगल कंपाउंड से हमें 2 और मोर कंपाउंड मिल जाते हैं एज ए प्रोडक्ट, उसे हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। क्योंकि हीट की वजह से हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये अब हमने इसे क्या कर दिया, बैलेंस। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखो पट्टी हमारे पास है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, लेड नाइट्रेट बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। अब हम लोग व्हाइट लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, आ जाए लेड नाइट्रेट बंसन बर्नर, हीट करने से इस टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन कलर का गैस निकलता है, ब्राउन मुंडे के नाम से मैं उसको कहता हूं, ब्राउन मुंडा। अगर आपके 10th लेवल पे केमिस्ट्री में किसी एक कंपाउंड एक्स को हीट कर रहा है और अगर उसके हीटिंग से ब्राउन गैस इवॉल्व हो रहा है तो आपको आंख बंद करके क्या कह देना है कि वो NO2 गैस निकल रहा है और वो जो है वो लेड नाइट्रेट है 100%। आपके 10th लेवल पे केवल एकमात्र कंपाउंड है लेड नाइट्रेट जो हीटिंग करने पर ब्राउन गैस देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। देखो ये हमने हीट कर दिया लेड ऑक्साइड, अब ब्राउन फ्यूम जो है बाहर आ रहा है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, बता दिया मैंने आपको। ये रहा बच्चा पार्टी लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, हीट किया आपने, आपको मिला लेड ऑक्साइड, आपको मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपको मिलेगा साथ में ऑक्सीजन गैस। यस, ऑक्सीजन गैस की हम लोग पहचान कर सकते हैं अगर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर से ये रिएक्शन चल रही है, इसमें से NO2 गैस बाहर निकल रही है, तो उसी दौरान आप क्या कीजिए, एक जलती हुई अगरबत्ती, मतलब कि उसमें थोड़ा सा ओनली फ्यूम निकल रहा हो, अंदर डालिए, देखिएगा कि जो अगरबत्ती है वो जलना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इसमें डालेंगे जलती हुई अगरबत्ती को। तो देखिए ये हमारे पास क्या बना, ये हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried out by heating is called as thermal decomposition chemical reaction। तो आप लोग अगर हीटिंग से करते हैं डिकम्पोजिशन तो आप उसको बोलोगे थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ जाओ एक एक्सपेरिमेंट अपन लोग और करेंगे परफॉर्म, अगला एक्सपेरिमेंट।
टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के साथ हम लोगों ने फिर से बंसन बर्नर, हमने अब इस बार शुगर लिया है। क्या लिया? शुगर। सब लोग खाते हो घर में, चीनी जानते ही हो, ठीक है। इस शुगर को क्या करना है? हीट करना है। अब शुगर को हीट अगर हम करेंगे तो हमें यहां से फिर से एक हमें गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। देखो ये रहा शुगर, हीट किया, कार्बन कंपाउंड बनेगा और साथ में हमको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। शुगर को कभी घर में ना गर्म करना, रख करके देखना, हीट करना, वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो कार्बन और H2O गैस में डिकम्पोज हो जाता है और उसका जो रंग होता है वो ब्लैक हो जाता है। देख लीजिए, ये हमने इसको बैलेंस कर दिया, यानी इंडिकेट इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमें यहां लगेगा कि कुछ गैस से निकल रही है। सो वी कंक्लूड, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। आ जाओ, अब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर चुके हैं, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट कर चुके हैं, ग्रीन से व्हाइट हो गया था। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट कर चुके हैं, जहां से हमें ब्राउन फ्यूम मिला, ऑक्सीजन गैस मिला। हीटिंग ऑफ शुगर अभी हम लोग करके देख चुके हैं। इन सभी एग्जाम्पल में बच्चा पार्टी हमें क्या देखने को मिला? डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन विद द हीटिंग ऑफ, सॉरी विद हीटिंग, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे पास ये क्या निकला कंक्लूजन किसका? डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप, जिसे हम लोग कह रहे थे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जो हीट की प्रेजेंस में हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास देख लियो हो विंडो, कभी कॉल देखा है आपके इंसाइड बुक में, डिक्टो यही डायग्राम है। अब हमें देखना है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, जहां पर क्या होगा, एक कंपाउंड सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा। देखो ये हमारे पास चाइना डिश है, उसमें है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट था, सनलाइट में रखने से क्या हो गया, देखिए ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। देखो फिर देखो, व्हाइट है, ये हमारे पास व्हाइट है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, कुछ भी ले सकते हो आप। सनलाइट में हमने इसको रखा, किस कलर में चेंज हो गया देख लीजिए आप, देखिए वेरी गुड, ग्रे, ग्रे कलर में चेंज हुआ। तो डिकम्पोजिशन ड्यू टू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया सनलाइट में रखते हैं, क्यों अभी देखना कैसा क्या होगा, क्या कंपाउंड बनेगा इसमें। ये देखो सिल्वर ब्रोमाइड व्हाइट रंग का आता है, यहां पर सिल्वर क्लोराइड भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सनलाइट आया, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर मेटल होता है, चांदी चांदी, प्लस Cl2 गैस या फिर Br2 गैस, यहाँ Br है तो Br2 गैस बनेगा, और ये आपको मिला ब्रोमीन गैस, यहां आपको मिलेगा। ये हमारे पास क्या था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। आप मैंने कहा ना AgCl भी ले सकते हो, आप AgCl को जैसे ही करोगे सनलाइट में रखोगे वो डिकम्पोज हो जाएगा अपने ग्रे कलर में और Cl2 गैस देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब ये हमारे पास रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी। डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? फोटोलाइसिस भी कहते हैं और फोटोलाइटिक भी कहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फोटोलाइटिक कह लो या फोटोलाइसिस कह लो, बात एक ही होता है। आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है। ये देखो क्या है, व्हाइट फोटोग्राफी। बोथ दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। जब आप लोग जानते हो, जब पुराने जमाने के हमारे पास जो चीजें हुआ करती थी, फोटो वगैरह फिल्म वगैरह, वो ब्लैक एंड व्हाइट था। तो जो पहले फोटो रील वगैरह में कैमरे से खिंचा करके उसके अंदर जो फोटोग्राफी होती थी वो हम लोग AgCl सॉल्यूशन में ही हम उसको धोया करते थे, मतलब वॉशिंग करते थे ना, तब हमको ये मिलता था। देखो यार एक और एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे लेकर के। ये हमारे पास क्या बचा पार्टी, हाँ सब लोग देख रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। क्या करवाना चाह रहे, एक जग है, इस जग के अंदर हम लोगों ने एक सेल लिया हुआ है, सेल के अंदर हम लोगों ने 2 रॉड को निकाल दिया है, 2 रॉड को हम लोगों ने क्या किया है, इन्वर्टेडली इसको ढक दिया गया है, और इसमें क्या है, वाटर। अब इसमें अगर वाटर है, प्लास्टिक मग है, रबर कॉर्क लगा रखा है हमने इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें हमारे पास स्टॉपर भी है जो रोक सकता है, एनोड इधर कैथोड। इस मग में हमारे पास पानी है, स्विच है इसके अंदर, ग्रेफाइट का रॉड लिया हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है ग्रेफाइट का रॉड लिया हुआ है। ये हमारे पास इसमें क्या है,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, हम इसके अंदर डालेंगे ताकि थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो सके। एसिड गिरने से क्या होगा बच्चा पार्टी कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो पानी है, जो वाटर जो प्योर फॉर्म में है, इसमें एसिड गिरने से उसमें आयंस पहुंच जाएंगे। अगर आयंस पहुंचेंगे तो इस सॉल्यूशन की, इस वाटर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रिएक्शन जल्दी कैरी होगा। देखो ये आया हमारे पास, यस, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 और हमारा जो ये रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा। अब देखो, एसिडिफाई वाटर इज द वाटर मिक्स्ड विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड। हमने वाटर में कुछ मिक्स किया, उसमें एसिडिफाई क्यों करा हम लोगों ने? वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयंस। इसमें हम लोगों ने एसिड ऐड किया है वाटर में ताकि उसमें आयंस प्रोड्यूस हो सके। आयन प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और जल्दी से कंडक्ट करेगा। इस तरह से क्या होती है? ऑक्सीजन गैस बनती है। कहां? आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये जो ऑक्सीजन गैस है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वो कहां बन रहा है? एनोड पर। कहां बन रहा है? एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहां बन रहा है? कैथोड पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है पेपर में क्वेश्चन। देखो H2 है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया हमने, हाइड्रोजन गैस बना और ऑक्सीजन गैस बना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये हमने बैलेंस कर लिया इसको। आ जाओ, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। खाना इलेक्ट्रोलाइसिस, ध्यान रखना है। वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या मिलता है? रिएक्टेंट होता है वाटर और प्रोडक्ट हमें मिलता है H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। देखो यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, अब हम इसे कहां यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का? इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे बड़ा यूज होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जब आप लोग थर्ड चैप्टर में ना पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल, वहां पर आपको मिलेगा बच्चा पार्टी ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं प्योर फॉर्म में, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को ही यूज किया करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हम लोग यहां पर अभी देखेंगे। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सभी लोग आप जानते हो। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है, यहां तक तो हो गया। फिर सबसे सस्ता, उससे महंगा, उससे महंगा, उससे महंगा, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को। ये आ रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर है, यहां तक मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद हमारे पास इधर लिस्ट मतलब कि थोड़ा सा मॉडरेट है, और हमारे पास इधर ये सबसे कम रिएक्टिव होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये कम रिएक्ट करते हैं हमें। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा। अब आता है बच्चा पार्टी हमारे पास, हम लोगों ने डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन को पढ़ दिया, 3 टाइप का, तीनों खत्म हो गए। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ जाओ, इसमें क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए हमने अभी आपको यहां पर जो चार्ट दिखाया था वो हम लोगों ने आपको एलिमेंट का दिखाया था, जो कि सबसे रिएक्टिव कौन है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, उससे भी कम रिएक्टिव है कैल्शियम, सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें पोटेशियम ऐड कर दें तो पोटेशियम सोडियम को उसके एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो डिस्प्लेस कर देता है किसी एक कंपाउंड को, यानी कोई एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर डिकम्पोज कर देता है उसके सॉल्यूशन से, तो हम लोग उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, आओ पढ़ते हैं। देखो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, ए भी हमारे पास एक कंपाउंड है, एक हमारे पास सी कंपाउंड है। सी कंपाउंड जो वो मोर रिएक्टिव है, ए कंपाउंड को क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर दे रहा है बी के पास से। हाँ, बी कह रहा है सी को बी पसंद है, बी के साथ में ए बैठा हुआ है। अब ए कह रहा है मैं बी को छोड़ूंगा नहीं, सी कह रही है मैं तो लूंगा, सी कह रहा है मैं ताकतवर हूं, मुझसे पंगा। सी ने क्या करा, ले भाई ये ऑम्फ हो, ए को डिस्प्लेस कर दिया वहां से, ए गयो अकेला, बी अब मजे कर रहा है, सी मजे कर रहा है, किसके साथ, बी के साथ। सी मजे कर रहा है बी के साथ, बी कर रहा है सी के साथ, मजे। इसी के तो जिंदगी कहते हैं, मजे लो।
ये लो, लाइफ में ऐसे होता है, लाइफ में ऐसे होता है। कोई कमजोर बालक है, कमजोर लड़का है, प्यारी सी गर्लफ्रेंड है उसकी, लेकिन वो गर्लफ्रेंड उसके किसी और को पसंद है, वो ताकतवर इसको पसंद है, वो जो है तुम जैसे मासूम को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, खुद जाकर के बैठ जाएगा, बची लेगा वो। यही तो है डिस्प्लेसमेंट। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब तुम जाकर डिस्प्लेस मत करने लगना किसी और की किसी और वाली को, ध्यान रखना, कभी डिस्प्लेस करने लग जाओ। आ जाओ पढ़ते हैं डेफिनेशन, बाहर निकलो उससे। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव अनदर एलिमेंट having less reactive from its compound, these reaction are termed as displacement chemical reaction। आपने इस नोट्स को लिखते रहना अपनी कॉपी में, ये जैसे मैं यहाँ लिखवा रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर में आएगा इस नोट्स, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। देखो आ जाओ रिएक्टिविटी करते हैं। ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, सब लोग जानते हैं। ये रहा आयरन नेल, सैंड पेपर। पहले हम लोग आयरन नेल को सैंड पेपर से क्या कर लेंगे, रब कर लेंगे ताकि उसके ऊपर से जंग हट जाए, ठीक है ना। देखो अब हमने क्या किया, इस सैंड पेपर से रब करने के बाद में आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। डिप करने के पश्चात हमने उसे 20 मिनट तक अप्रोक्सीमेटली छोड़ दिया है। आप देखेंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था सॉल्यूशन, वो हो चुका है ग्रीन, या आप कह सकते हो फेड कलर। कलर फेड हो गया, क्यों हो गया भैया, आओ देखते हैं। सल्फेट सॉल्यूशन बन गया किसका, फेरस का। जो पहले इसमें कॉपर था, कॉपर आयन की वजह से ये सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर में था। लेकिन क्योंकि कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है आयरन के कंपैरिजन में, तो आयरन ने क्या करा, उसके एक्वस सॉल्यूशन में जो कॉपर था, ये देखो ये होता है कॉपर सल्फेट, ये कॉपर 2+ आयन सल्फेट के साथ बैठा हुआ था मजे में चिपक के, ये आ गया आयरन, Fe आ गया, ये Fe आ गया, मजा ले रहा था कॉपर, ये कह रहा है ही मजे ले रहे थे, मजे ले रहा है। आयरन ने क्या करा, इसको हट जा, मैं मजे लूंगा इसके साथ में, ये नेगेटिव है ना, इसलिए आया। भाई बेचारा गरीब है, क्या करेगा यार, कॉपर लेस रिएक्टिव, भाई करेगा क्या, कॉपर लेस रिएक्टिव है, कुछ नहीं कर सकता, लेके चला जाएगा उसका, दुनिया लुट जाएगी बेचारी, अकेली पड़ी रहेगी। आयरन आया, आयरन आया, कॉपर को भगाया, आकर के बैठ गया किसके पास में, सल्फेट के पास में। बेचारी क्या करेगी, मजबूर है वो भी, इसे ये पसंद है, लेकिन ये आके बैठ गया। जब बैठ गया तो बेचारी कॉम्प्रोमाइज कर लेती, कहती चलो कोई बात नहीं, जो है उसके साथ ही काम चलाते हैं। गए कॉपर साहब, अलग हो गए कॉपर 2+ आयन में, मजे में है। बताओ जिसकी वजह से ये ब्लू कलर था वही नहीं रहा उसमें, तो क्या कैसे ब्लू रहेगा भाई, जाने वाले को कौन रोक पाया है यार, गए हो गए डिस्प्लेस। तो कॉपर सल्फेट था, Fe आया आयरन, Fe ने क्या किया, कॉपर को उसके सल्फेट से सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। देखो आके बैठ गया इधर, ये रहा, उधर कॉपर अलग हो गया बेचारा। आप देख लो इसमें क्या दिखाना चाह रहा है, ये लो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रहा Fe, इधर है Fe, इधर है कॉपर, देखो लेस रिएक्टिव है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। बताओ नैया डुबा दी बेचारे की। ये रहा Fe दिख रहा, हो गया कॉपर। तो कॉपर क्या है, आ जाओ, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। जिंक लो, कॉपर सल्फेट लो, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। लो भैया कर ले ओम हो, सल्फेट की तो जीने नहीं दे रहा है, किसी के साथ भी जुड़वा दे रहा है। जिंक आया मोर रिएक्टिव, कॉपर बेचारा फिर से गरीब। बताओ अभी तो बेचारा भगाया गया है,
प्रताड़ित किया गया है बेचारे को। अभी तो ये हुआ था प्रताड़ित, फिर से आ गया एक और ताकतवर, फिर इसको भगा देगा कॉपर को। जिंक आकर फिर से जुड़ गया। ये ले भैया इधर कॉपर आके बैठ गया, देख लो कॉपर आके बैठ गया। अलग क्या हो रहा है, कॉपर फिर से लेस रिएक्टिव, जिंक फिर से मोर रिएक्टिव। जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। कहां से कर रहा है डिस्प्लेस? उसके एक्वस सॉल्यूशन से। लेड देख लो भैया, ओम्फो कॉपर क्लोराइड, फिर से लेड मोर रिएक्टिव। कॉपर बेचारा फिर हो गया प्रताड़ित। यार मतलब कॉपर की मार रखी इस साल में, क्या बताए तुमको, बताओ। कॉपर को तो कोई जीने ही नहीं दे रहा है, गरीब लोग यार मेरी तरह, बताओ। साला थोड़े से सपने क्या देख लेते किसी के, तुरंत वहां से निकाल फेंकता है, कहता है तुझे कोई हक नहीं सपना देखने का। बताओ यार, ये लैड। मतलब दबंग लोग साले किसी को, गरीब को जीने नहीं देते। ये दो अभी कॉपर निमटा है आयरन से और जिंक से, प्रताड़ित होकर के फिर से आ गए इसको तंग करने के लिए। आ जाओ भैया कर लो, भगा दो कॉपर को यार, मत रखो जिंदा कोई उसको, निकाल फेंका। लो लैड सताए हुए हैं, क्या करे भाई, सब सताते बहुत है दुनिया में लोग यार शरीफों को। कॉपर बेचारा शरीफ है, कुछ नहीं कह रहा है। लेड डिस्प्लेसिस कॉपर, कॉपर जो है कम रिएक्टिव है और जो लेड है वो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। आ जाओ आगे आ जाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ ये बढ़िया होता है, ये सबसे बेस्ट है, ये किसी को तंग नहीं करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, देखो यहाँ पर सब सेम ताकत के लोग हैं, दोस्त है यहाँ पे, दोस्त कह रहे ना, हाँ शेयर कर लेते हैं आज अपने अपने वाली को, करो शेयर भाई सब। ए देखो इधर प्लस में है, इधर देखो सी प्लस में है। सी क्या कहता है पता है? सी कहता है ए से, सी कहता है ए से। देखो भाई ऐसा है यार, हम डी के साथ बोर हो गए है ना। क्या कहता है देखो, सी कहता है ए से, यार हम डी के साथ बोर हो गए, कब तक रहेंगे भाई एक के साथ। ऐसा करते हैं यार, तुम आ जाओ हमरे के पास, हम चल जाते हैं तुमरे के पास। ये ऐसे करते हैं, बताओ ऐसा भी दिन आता है। ट्रांसफर कर रहा है, कह रहा तुम मेरे के पास आ जाओ, हम तुम्हारे वाले के पास चल जाते हैं। जाओ भाई, तुम मेरी वाले के पास, वो उसके वाले के पास जा रहे हैं। ये देखो ए कहाँ जा रहा है? डी वाले के पास। ये देखो सी कहाँ जा रहा है? बी के साथ। अब बी भी खुश है, डी भी खुश है। बी क्यों खुश है? बी इसलिए खुश है उसको सी मिल गया कोई दूसरा। डी इसलिए खुश है उसे कोई ए मिल गया दूसरा। लो भैया ओम पो, आयनिक सॉल्यूशन में ऐसा होता है, आयंस आपस में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, अपने अपने वाले सेटलमेंट कर लिया कुछ देर के लिए, और ये हमारे पास क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ले भैया आ जाओ, पढ़ ले डेफिनेशन, लिख ले। पेपर में ये लिखना है, पेपर में वो नहीं लिख देना कि अपनी वाले उसके पास चला गया, उसके वाले हमारे पास आ गया, मत लिखना भैया, ऐसा मारेगा मास्टर पकड़ के। हम तो बता रहे हैं आपको, ये लिखना है आपको। The reactions where a precipitate is formed by exchange of ion between the reactant are example, है ना। रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बीच में आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, और प्रिसिपिटेट फॉर्म करते हैं। ये प्रिसिपिटेट क्या होता है बताऊंगा अभी आपको। आर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो, आ जाओ इसका कुछ, ये रहा, ठीक है हमारे पास में। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रिसिपिटेट, ऐसा कोई भी रिएक्शन जो प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पूछेगा। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्चुअल में होता कैसा है? ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है या प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत आसान है भाई, आओ देखो, ये रहा रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, एनसीईआरटी का ये रिएक्शन है। देखो ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, एक में हमारे पास क्या है? एक में हमारे पास है बेरियम सल्फेट, हमने इसको मिक्स कर दिया आपस में, और तो हमें क्या मिला? टर्बिडिटी। हमें मिलेगा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, टर्न मिल्की हो गया। इसमें आप लोग देखोगे ना, जैसे कि आप लोग देखो, मैं आपको फिर से दिखाता हूं, सोडियम
क्लोराइड, सॉरी सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, तो हमारे पास अलग अलग क्या है टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमारे पास सॉल्यूशन है। ये रिएक्शन में कंटिन्यू चल रहा है, देखो ये लो टेस्ट ट्यूब है, सोडियम सल्फेट है, मिलाया हम लोगों ने किसमें, हाँ बेरियम क्लोराइड में। ये लो बेरियम क्लोराइड हमारे पास कैसा हो गया, देख लो वाइट वाइट बन गया, उसमें कुछ इनसॉल्युबल टर्बिडिटी। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड में जैसे हमने डाला सोडियम सल्फेट, हमको मिल गया कुछ ऐसा व्हाइट कंपाउंड। ये लो सोडियम सल्फेट प्लस माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, बेरियम क्लोराइड इधर प्लस इधर ये माइनस, क्या मिला हमें, बेरियम सल्फेट प्लस हाँ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये जो हमारे पास बेरियम सल्फेट बना है ये हमारे पास व्हाइट पीपीटी है, देखो पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बन गया, एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया है। क्या कह रहा है, ले भाई ये ओम को सोडियम गया क्लोरीन के साथ, कह रहा है हम साथ आओ तुम, बेरियम कह रहा है ले भैया हम बोर हो गए सीएल के साथ, हम थोड़ा मजे लेंगे सल्फर सल्फेट से, ये लो मजे कर रहा है सल्फेट के साथ। अब जब कोई मजे करेगा तो रंग तो बदलेगा ना, वही बदल रहा है, देखिए रंग इधर, समझे हैं कि नहीं समझे हैं, ये ले भैया ओम फो बदलो ये रंग। ये हमारे पास क्या यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है कंटिन्यू। ये ले भैया बेरियम सल्फाइड हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया, यहां पर भी एक्सचेंज हो जाता है आयन, ये लो बेरियम सल्फेट, फिर से व्हाइट पीपीटी, जिंक सल्फाइड बनी, देखो ये हमारे पास बेरियम सल्फाइड है, ये जिंक सल्फेट है। जिंक कहता है यार बोर हो गया सल्फेट के साथ, दोनों हमको सल्फाइड कह रहा है, ले भैया जिंक आ जाए इधर, तो चला जा भाई इसके वाले के पास, बस हो गया एक्सचेंज ऑफ आयंस, बेरियम सल्फेट जिंक सल्फाइड। तो ये हमारे पास बच्चा पार्टी चल क्या रहा है वास्तव में, प्रिसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन के दो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिखा दिए हैं, एक तो बेरियम सल्फेट प्लस सॉरी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट के साथ में हुआ रिएक्शन, तो आपको मिला बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट, वो क्या था आपका प्रिसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन। एक हमारे पास फिर से आ गया बेरियम सल्फाइड प्लस जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट रिएक्शन करता है बेरियम सल्फाइड के साथ में और आपको फिर से मिला बेरियम सल्फेट, और यहां पर फिर से क्या हुआ व्हाइट पीपीटी बना। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये क्या है, प्रिसिपिटेशन केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। आ जाओ अगला एग्जांपल और देख लो लास्ट, कॉपर क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, हमें क्या मिलेगा, यस कॉपर आयोडाइड, यहां कॉपर फिर से डिस्प्लेस हो गया, लेकिन अगर कॉपर यहां पर बेचारा नहीं रहा, अगर यहां पर कॉपर को डिस्प्लेस किया है तो कॉपर को कोई ना कुछ देकर के गया है, कॉपर यहां पर बेचारा नहीं है, वक्त सबका बदलता है, तो इस केमिकल रिएक्शन में कॉपर का वक्त भी बदला है, यहां कॉपर अकेला नहीं है, आई के साथ मजे ले रहा है, लो भैया मजे जिंदगी के लेते रहो। ये लो बन गया हमारे पास कॉपर आयोडाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये आयन एक्सचेंज हुआ इधर और ये एक्सचेंज हुआ इधर, तुम हमरे वाले के पास हम तुमरे वाले के पास, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखना। ये हमारे पास बनकर तैयार हो गया, हमने बैलेंस भी कर दिया। देखो तो प्रिसिपिटेट क्या होता है भाई, प्रिसिपिटेट इज सिंबलाइज बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। देखो इधर क्या हो रहा है, ये जितना भी आपको एरो दिख रहा है, इस एरो का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बना है, तो प्रिसिपिटेट को हमेशा एक एरो जो डाउनवर्ड करके हम लोग दिखाते हैं वही उसका इंडिकेशन है कि इसमें प्रिसिपिटेट बना है, प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये हमारे पास जो आज है डबल डिस्प्लेसमेंट तक हम लोग यहां पर रोकते हैं, बाकी जो लेक्चर का हिस्सा बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट करके बताऊंगा, और इस लेक्चर के थ्रू आउट जितना भी आपने कुछ सीखा है उसे आप पेन और कॉपी में, पेन से कॉपी में लिखेगा जरूर, अपना एक हैंड रिटन नोट्स बनाइए जो मैंने आपको लिख करके दिखाया है, यहाँ मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया है पीपीटी के माध्यम से जो कि हम लोग आपको बना के टीचिंग कर रहे हैं आपको। अगर आप लोग, मेरा पक्का दावा है, अगर जितनी भी समझाया हुआ अगर आपने नोट्स बनाकर पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया और आपको इतना आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, आप सभी बोर्ड को भली भांति
पास कर पाएंगे अच्छे नंबरों से। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट अप, पढ़ते रहिए और मजे करिए। अपनी वाले के पास दिएगा, किसी और के नहीं।